बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो ख़बरें हैं तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक। एक ख़बर जिसमें तहरीक इंसाफ को खुशखबरी मिली है और एक तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है जो उनको नागवार गुजरेगी। तो जो तहरीक इंसाफ को खुशखबरी मिली है वो है पेशावर हाई कोर्ट से, जहाँ पे उनके इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस पर समाअत हुई है। सिंगल बेंच ने इस पर समाअत करते हुए, होना तो ये चाहिए था कि इस पे एक इंटरम रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन जो फैसला आया है वो तो जनाब पूरे केस को ही सिंगल बेंच ने डिसाइड कर दिया है। अब देखें कि इस मामले पे आगे फर्दर कार्रवाई क्या आगे बढ़ती है, क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्या बनता है। ये तो आने वाले दिनों में आपके सामने चीज़ें सामने आ जाएंगी। और इसके साथ साथ जो बुरी खबर है उसमें भी तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आया है। इससे पहले कि ये दोनों ख़बरें तफसीलात और इसके पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखूं, लेकिन हम पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन पर जो एक बड़ा इल्ज़ाम लगा है। और इसके साथ साथ निगरान हुकूमत भी मैदान में है कि वो दो बड़े ओहदेदारों को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत का काम किया है, वो उसका मुर्तकिब करार पाया है। वो कैसे करार पाया है? दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो उनकी दरख्वास्त है उस पर इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलें, उनकी बात सुने और उनके जो खदशात तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनका तदारुक करें, इनको दूर करें। अच्छा, इस अहकामात के बाद आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता हफ्ते तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके माबैन एक तवील नशिस्त हुई, जिसमें उनकी तमाम जो शिकायत हैं वो सुनी गई और उनका अजाला किया गया। और इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ ये जो पहले इल्ज़ाम लगा रही थी ना कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, उसमें सबसे बड़ा इनका जवाब ये था या इनका ख़दशा ये था कि इनके उम्मीदवारान को कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, इनके उम्मीदवारान को कागज़ात नामज़दगी दिए भी नहीं जा रहे, इनके उम्मीदवारान के जो कागज़ात नामज़दगी है वो छीने जा रहे हैं। तो ये इस तरह के जो है वो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। लिहाजा ये सारी बातें जो हैं वो सुनने के बाद अब जायज़ा आप ख़ुद ले लें कि क्या तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मैंने कल भी एक डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी जिसमें बताया था कि अब तक इन इंतखाबात में जिन उम्मीदवारों ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं मजमूई तौर पे 28,626 आई थिंक यही फिगर था, लोगों ने कागज़ात नामज़दगी पूरे मुल्क से जमा करवाए हैं। और जिस सियासी जमात ने सबसे ज़्यादा कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं उसका नाम है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के 2434 यानी कि 2434 लोगों ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो जमात है वो मुस्लिम लीग नून है, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, TLP, दीगर के नंबर्स आते हैं। यानी कि वो जमात जो ये कह रही है आज भी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रही है और वो अपना ब्लेम क्या दे रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। और भाई कैसे नहीं मिल रहा? फिर ये जो तकरीबन कोई 2,500 आपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए, ये फिर कैसे हो गए? अगर आपके लोगों को कागज़ात मिल नहीं रहे थे, अगर उनके कागज़ात जमा नहीं हो रहे थे, अगर उनसे कागज़ात छीने जा रहे थे, तो फिर ये कहाँ से आ गए? अच्छा, ये जो कागज़ात छीनने के वाक़यात या जमा ना करवाने के वाक़यात हैं, मेरा ख्याल मजमूई तौर पे पूरे मुल्क से 4 या 5 शिकायत थी जो इलेक्शन कमीशन को ये तहरीरी तौर पे दे सके। अच्छा, उनमें एक वाक़या परवेज़ रईस साहब की अहलिया मोहतरमा का है। मैंने उस वाक़या की वीडियोस के साथ आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर की और ये भी मैंने कहा था कि ये वाक़या काबिल मुज़म्मत है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं वाक़यात के हवाले से इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो ज़िम्मेदारान हैं और इलेक्शन का अमला, वो DC साहिबान, वो अपना दीगर जो रिटर्निंग अफसरान या डिप्टी रिटर्निंग अफसरान, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे तहरीरी शिकायत जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को भी भेजी गई। वो मुतलका अथॉरिटीज़ यानी कि
वो जो चीफ सेक्रेटरी साहिबान और आईजी साहिबान हैं उनको भी भेजी गई कि जनाब ये मुदाखलत की जा रही है तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी मुकम्मल तौर पे इंक्वायरी करें। कहीं ऐसा ही ना हो कि जनाब अली ये खुद कार्रवाई डाल रहे हो। यार तहरीक इंसाफ जितनी शातिर अंदाज से वो अपने चीज़ों को लेके चलती है ना, और इनका दिमाग अच्छे कामों में कम और बुरे कामों में ज़्यादा लगता है, तो ये जो भी लोग मुलव्वस हैं ना इनको पकड़ें और पता करें कहीं ऐसा ना निकल है कि ये जो 4-5 वाक़यात हुए ना ये अपने कोई बंदे ना पाते हो ना कि जनाबी अली तुसी है कागज़ को खिंच के भज जाना तो रोला पा देंगे, तो कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इन्होंने दरख्वास्त दायर की है, अब देखिए उसमें फ़ैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं कि एक तरफ प्रोपेगेंडा और दूसरी तरफ हक़ाइक़ हैं। अब फ़ैसला आपने खुद करना है कि कौन सच्चा और कौन झूठा। और इसके साथ साथ जनाब इलेक्शन कमीशन ने ये भी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें थी जिस पर उन्होंने अहद चीमा साहब को हटाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को हटाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने डीसी इस्लामाबाद को हटाने का हुक्म दिया था। तो इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर आज एक रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में वफाकी हुकूमत की तरफ से जमा करवाई गई है, जिसमें उनको ये बताया गया है कि जनाब हमने अहद चीमा साहब जो कि साबका हुकूमत में भी मशीर थे, शहबाज शरीफ साहब की भी वज़ारत उज़्मा उनके मशीर थे, तो लिहाजा आपके अहकामात के बाद हमने उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो आज जमा करवा दिया गया है। और जो बाकी 2 ओहदेदारान हैं उनकी तकर्रर और तबादलों के हवाले से जो है एक रिपोर्ट हमारे जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनकी रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि जनाब अमन व अमान की प्रॉब्लम्स दरपेश हैं, तो लिहाजा इन लोगों को फ़िल वक्त नहीं हटाया जाना चाहिए, तो इनकी यहाँ पे मौजूदगी ज़रूरी है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के सामने ये इस्तदा रखी गई है निगरान हुकूमत की तरफ से कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को हटाने के अहकामात पर नज़र षानी की जाए और इस मामले पर जो है वो यानी कि उनको रिलीफ दे दिया जाए, ना हटाया जाए। ताहम अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई तहरीरी हुक्म नहीं आया नेक्स्ट, यानी कि एक्सेप्ट की गई दरख्वास्त या नहीं। हाँ, ये कहा गया है कि जी हम इसका जायज़ा ले लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है आप अपना काम करें, यानी कि आप पैनल तश्कील दें, पैनल भेजें वज़ीर आज़म को, फिर तब तक जो है वो देखा जाएगा। यानी कि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने फ़ैसले पर डटा रहेगा जब वो कह रहे हैं कि पैनल भेजें, लेकिन हो भी सकता है कि पैनल की तश्कील तक तो ये लोग मौजूद रहेंगे और तब तक मुमकिन है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं इनका जायज़ा इलेक्शन कमीशन ने लेना है और जायज़ा लेने के बाद अगर उन्होंने मुनासिब समझा तो हो सकता है अपने जो साबका फ़ैसला है उस पर वो नज़र षानी कर लें और कोई सहूलत जो है वो मिल जाए। और जनाब इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के लिए ये जो बुरी खबर है ना वो मैं चलें खुशखबरी इनको ज़रा देते हैं, इसके बाद वो डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि साइफ़र केस में गिरफ़्तार थे और गुज़िश्ता हफ़्ते उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत मंजूर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों की ज़मानत मंजूर की और 10-10 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था। शाह साहब यानी कि सॉरी जी मैंने फिर शाह साहब या शाह ही कहता, कुरैशी साहब जो हैं इनकी ज़मानत मंजूर होने के बाद इनकी रिहाई इसलिए मुमकिन नहीं हुई थी कि बीच में दो दिन है वो तो सरकारी छुट्टी में गुजर गए। एक तो 25 दिसंबर की छुट्टी थी, उससे पहले जो है वो संडे की छुट्टी थी और हफ्ते वाले दिन में चल के जमा नहीं करवाए जा सके थे, तो लिहाजा आज इनकी रिहाई के इम्कानात जो हैं वो काफ़ी रोशन थे क्योंकि ज़मानती में चल के जमा करवा दिए गए थे खसूसी अदालत में और चल के जमा होने के बाद फिर फर्दर कार्रवाई यही है कि अदालत ने एक रोबकार जारी करनी है और उनकी रिहाई हो जानी थी। यानी कि आज तहरीक इंसाफ वालों ने जश्न मनाने का पूरा प्लान किया हुआ था कि कुरैशी साहब अदालत से बाहर आएंगे और उनका भरपूर किस्म का इस्तकबाल होगा। कुरैशी साहब का इस्तकबाल होने की तैयारियां तो थीं, लेकिन जनाब ऐन मौके पे रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने वो पंजाबी जी कहते हैं कीते कराए थे पानी फेरना, उन्होंने इनकी तमाम जो तैयारियां थी उन पर पानी डाल दिया है इस तरह से कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 15 दिन के लिए 3 MPO के तहत नज़रबंद कर दिया है। और इनकी नज़रबंदी के हवाले से जो एडवाइस है वो CPO रावलपिंडी की तरफ से भेजी गई थी
और उसमें ये कहा गया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो 9 मई के मुख्तलिफ़ मुकदमात में नामज़द हैं, लिहाजा इनसे तफ्तीश करना ज़रूरी है और वैसे भी इनकी रिहाई से नक्शे अमन अमा का ख़तरा दरपेश है, तो लिहाजा इनको जो है वो हफाजती तौर पे जो है वो नज़रबंद कर दिया जाए। तो जनाब तहरीक इंसाफ वालों के लिए बुरी खबर है कि उनके जो कुरैशी साहब हैं सेकंड 2 जो हैं, इमरान खान के बेसिकली जो सेकंड बंदा, वो जो 2 नंबर पे आते हैं ना, 2 नंबर मीन के यार वो दूसरा 2 नंबर ना समझना, लीडरशिप में जो सेकंड लीडरशिप है उसमें कुरैशी साहब का नंबर 2 है। तो लिहाजा उनको जनाब जेल में ही रोक दिया गया है, उनकी नज़रबंदी के अहकामात जारी हो चुके हैं। अब नज़रबंदी के अहकामात मुमकिन है अदालत किसी में चैलेंज कर दिया जाए, अदालत ने फैसला करना है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को रोके जाना जो है वो इस बात का इशारा है कि मामला अभी भी ख़राब है, कहीं पे कुछ तय नहीं हुआ। जो तासुर देने की कोशिश की जा रही थी ना, तो मुझे लग रहा है कि जनाब अली पॉलिसी वही चलेगी जो फैसले किए जा चुके हैं, उसी के मुताबिक मामला तो आगे बढ़ेंगे। अब पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो रिलीफ मिला है वो भी बिलाखिर कहीं ना कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा मामला, और ये जो सिंगल बेंच का फैसला है ये मुझे लग रहा है कि ये भी लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले की तरह का फैसला है, जिसमें RO और DRO का जो नोटिफिकेशन इसको कलअदम करार दे दिया गया था ना लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब पर मुश्तमिल ये सिंगल बेंच था और बेसिकली ये इंटरम रिलीफ दिया जा सकता था, लेकिन वो भी इस तरह का इंटरम रिलीफ था कि उस पर जो दरख्वास्त थी उसका मुकम्मल तौर पे फैसला कर दिया गया और उस फैसले की वजह से पूरे मुल्क में इलेक्शन प्रोसेस रुक गया था। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया गया था और वो कलअदम किसी और कानून आइन के मुताबिक नहीं हुए, वो तहरीक इंसाफ का अपना जो आइन है उसके मुताबिक कलअदम हो गए कि आपने अपने आइन में जो डिसाइड किया, जो खुद लिखा कि जनाब अली हमारे इंतखाबात ऐसे होंगे, हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये है, हमारा पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ये है, और बाद में पता चला कि भाई वो जिस सेक्रेटरी जनरल ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, खैर वो भी इश्तिहारी है, क्या नाम है उनका, उमर अयूब साहब, उनका इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है उसमें तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर आपने सेक्रेटरी जनरल चेंज किया तो फिर आपने नोटिफिकेशन वहाँ जमा भी तो करवाना था, और अगर आपने अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील करना था तो उसका भी नोटिफिकेशन वहाँ पे जमा करवाना था। तो आपने खुद ये काम नहीं किए और फिर आपने खुद अपने लिए चूज़ किया था कि जी हमारे इंतखाबात जो हैं वो इस तरह से होंगे, हमारी एक जो है वो अपना जनरल कौंसिल है, उसके अरकान हैं, उनकी लिस्ट बनेगी, वो वोटर लिस्ट होगी, लोग अपने नॉमिनेशन पेपर देंगे, स्क्रूटनी होगी, लिस्टें लगेंगी, बाकायदा तौर पे खुफिया बैलेटिंग होगी। ये सारा प्रोसेस आपने कंप्लीट नहीं किया तो इस वजह से आपके इलेक्शन कलअदम करार हो पाए, और इलेक्शन आपने पिछले 2 साल से नहीं करवाए थे, मुसलसल आप इनको डिले करते रहे, किसी ने आपको तो नहीं कहा था कि आप डिले करें। अब जब इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसला कर दिया तो आप गए हैं पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस कामरान जो मियाँ खेल, वो कामरान जो हैं, जस्टिस कामरान साहब, नाम गलत ना हो जाए भाई, जस्टिस कामरान साहब, उन्होंने इस पर समाअत की है और सिंगल बेंच, हालांकि छुट्टियां चल रही हैं अदालत में, और ये एडिशनल अटार्नी जनरल का कहना भी था कि ये केस जो है वो डबल बेंच को, यानी कि डिवीज़न बेंच को सुनना चाहिए, 2 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए, तो लिहाजा छुट्टियों के बाद इसकी समाअत रखी जानी चाहिए। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं जी, अब हमने केस सुना है, आप आ गए हैं तो आज हम फैसला करके उठेंगे। तो उन्होंने होना तो ये था कि एक इंटरम रिलीफ होना चाहिए। वो क्या हो सकता है, अगर एक फैसला किया गया कि जी इनके जो इलेक्शन हैं वो दुरुस्त नहीं और इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा, आपने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया, इट्स मीन कि उनका इंतखाबी निशान भी वापस आ गया और उनके करवाए गए इलेक्शन भी आपने बहाल कर दिए, और फिर कहा कि जी ये छुट्टियों के बाद जो 2 रुकनी बेंच है वो इसकी समाअत करेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से हुआ कि ये इंटरम रिलीफ नहीं है, ये मुकम्मल आपने फैसला सुना दिया है। अब ये इस मामले पे जिस तरह पहले हुआ था कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट गया था, तो अब इस फैसले के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि हतमी फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है कि क्या होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी ये रिलीफ है, तो जनाब मेरा नहीं ख्याल कि ये आपने उनको जो है वो कानून और आइन को सामने रख के रिलीफ दिया, बल्कि
ये कुछ और ही मामला दिखाई दे रहा है। इस तरह से नहीं, अगर एक जमात के लिए इतनी सहूलतकारी की जाए तो फिर सबके लिए इजाज़त दे दें आप। मतलब ये आप एक जमात को कहेंगे जी खैर है आपने इलेक्शन करवाया नहीं करवाया कोई बात नहीं, आपने जिसको मर्जी जब मर्जी तैनात कर दिया, खैर है जनाब कोई बात नहीं, फिर सबके लिए ऐसा ही काम कर दें, फिर सब पर पाबंदी ख़त्म कर दें। फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये जो आपने इलेक्शन करवा के डाटा जमा करवाना है वो भी ख़त्म कर दें, आप असासे जमा करवाने भी ख़त्म कर दें, क्योंकि असासों में भी ये फंस जाएंगे। तो लिहाजा ये जो मामलात किए जाते हैं ना, कोई रास्ता इस तरह का तलाश करें कि कम से कम फिर इस पे जो है वो आवाज़ें ना उठें। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला बिलाखिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जो है डिसाइड करना पड़ेगा। ये मेरी राय है, आपको क्या लगता है ये ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।